बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम करता हूं और मेरे साथ शो में मेरा साथ देंगे मैं खुद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नाज़रीन, बड़ी अपडेट हैं इस पूरे वीक के अंदर डिस्कशन के लिहाज से, लेकिन अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा कि हमारा जिस तरह गवर्नमेंट के हम देखते हैं कोई रिजीम अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती, इसी तरह चेयरमैन पीसीबी के हवाले से भी आज हमने सुनने को आया। जिस तरह सेठी साहब का हमने ट्वीट देखा और उन्होंने कहा कि मैं इसका कैंडिडेट नहीं हूँ, और उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन कर दिया कि मैं जरदारी साहब और पीएम जो हैं शहबाज शरीफ, उनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है। हमारे साथ डिस्कशन के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन मौजूद हैं, नसीम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नसीम भाई, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहना चाहिए, एक ऐसी डिस्कशन जो पहले हम बड़ा टसल चलती रही एशिया कप के हवाले से, एशिया कप होगा नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, जैसे ही वो ख़त्म हुई और जो करता धरता थे जो इस पर डिस्कशन कर रहे थे, आज उनके जाने का वक्त भी आ गया और उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। कैसे देखते हैं इस न्यूज़ को? आपने अभी अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि हमारे यहाँ पे जब हुकूमत जाती है तो फिर उसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चले जाते हैं। ऐसा हमने हमेशा माजी में देखा। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जका अशरफ साहब थे, जब नून लीग की हुकूमत आई तो सेठी साहब आ नसीम गए। भाई, लेकिन फिर गवर्नमेंट तो अभी नून लीग इमरान, की है। गवर्नमेंट तो अभी नून लीग की है। यही यही मैं आपसे बात करने के लिए आ रहा था कि ये पहला मौका है हाँ। कि कोalition गवर्नमेंट है और उस कोalition गवर्नमेंट में वो दोनों पार्टियां के जो आमतौर पे अपना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तकर्रुर करती आई हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो आ, एक ही पार्टी का या एक ही समझ लें कि एक ही साख का हिस्सा है। वो एक ही कोalition गवर्नमेंट बनी हुई और उस कोalition गवर्नमेंट में ये इख्तलाफात सामने आ गए और आने भी हैं। देखिए, ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी तो क्यों बनी थी हम सब जानते हैं, और उसके बाद अब जब इलेक्शन होंगे तो फिर ये लोग अलग-अलग होंगे और शायद उस सिलसिले का आगाज, लफ्जी जंग का आगाज या कहीं ना कहीं अपने मामलात को, अपने पावर गेम का आगाज जो है वो हो गया है, कहीं ना कहीं जी। दिखाया जा रहा है। और ये हमने देखा, चाहे आप चेयरमैन नादरा मलिक साहब की बात कर लें, वहां पर भी पावर गेम दिखाई दिया, और यहाँ नजम सेठी साहब के मौके पर भी पावर गेम दिखाई दिया। देखिए, जब ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें ये फार्मूला तय पाया था कि जिसकी वजारत होगी उसका बंदा जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम देगा। तो अगर हम दाखिला की वजारत देखते तो वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मुस्लिम लीग नून आती है। इसी वजह से मलिक साहब का को तब्दील कर दिया गया, जो इससे पिछली गवर्नमेंट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ लेकर आए थे जिन्हें, और उसका जरदारी साहब के भी खासे करीब थे, लेकिन इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। थोड़ा सा मुजाहिमत जरूर की नसीम भाई, थी ये पीपल्स बताइए, पार्टी ने, आप लेकिन बहुत सेठी ज्यादा साहब का जो टेन्योर था, जो 7-8 मंथ का टेन्योर, 6-7 मंथ का टेन्योर आपने देखा, आपको क्या लगा? जो इनकी काविशें थी एशिया कप के हवाले से या ओवरऑल डिपार्टमेंट की रेस्टोरेशन के लिए ये आए थे, और प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करना था, आपको लगा ये सारी चीज़ों में ये समहाउ सक्सेसफुल रही? आपको लगता है कि कहीं ये चीज़ों में लैक किया, इसी वजह से ये मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तो रहे और कंप्लीट चेयरमैन नहीं बन सके? देखिए, मैं काम के बारे में तो बाद में आता हूँ कि क्या काम रहा उनका, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये जो कोalition गवर्नमेंट थी, इसमें टाइम बहुत कम था। इसका इस गवर्नमेंट के बारे में ये नहीं पता था कि नेक्स्ट इलेक्शन कब हो जाएंगे। सर पे इलेक्शन के हवाले से बातचीत चलती रही थी, और अब भी जका अशरफ साहब कितना अरसा रहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगस्त में मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी हुकूमत की, फिर इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है। क्या उसमें वो कंटिन्यू करते हैं? माइट बी पॉसिबल कि वो उसमें भी कंटिन्यू कर जाएं जका अशरफ साहब, लेकिन शायद फिर उसके बाद तो इलेक्शन होने ही है, तो तब्दीली होगी। तो ये जो कोalition गवर्नमेंट के दौर के अंदर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तकर्रुरियां हुई हैं, दो चेयरमैन समझ ले 4 महीने के बाद दूसरे चेयरमैन आ गए, ऐसा माजी में नहीं हुआ। एक चेयरमैन को प्रॉपर टाइम मिला करता था, यहाँ टाइम स्लॉट बहुत कम था, जिसके अंदर आप बहुत सारे टास्क थे नजीब सेठी साहब और उनकी टीम के पास। हम्म। तो उन टास्क को हासिल करने के लिए जो कोशिशें उन्होंने की, वो मेरे ख्याल में इतने कम टाइम में उन्होंने बहुत काम किया। बहुत सारे रीजन्स के हवाले से सवालात भी हैं, लोग उठाते हैं कि जी यहाँ पर तो गलत जो है वो वोटिंग हो गई, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया गया था। बहुत सारे जवाब उनके पास भी मौजूद होंगे जिन्होंने इलेक्शन कराए थे, लेकिन टाइम बहुत कम था। जी। इसमें जो सबसे बड़ा टास्क था इस वक्त नजम सेठी साहब के पास, जब उन्होंने पिछली दफा चार्ज संभाला था, तो सबसे बड़ा टास्क था बिग 3, जो जी। जका अशरफ साहब के फौरन बाद उनके झोली में आ गया था।
और इस दफा बड़ा टास्क था एशिया कप कि जिसकी मेजबानी खुद जो दी थी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दी थी, जे शाह साहब ने दी थी। तो ये सबसे बड़ा टास्क बन गया था। जो आया तो रमीज राजा साहब के पास था, लेकिन उसके बाद सेठी साहब की झोली में आ गिरा था। इसको हैंडल करना बीसीसीआई बहादुर के सामने, इतने बड़े ताकतवर क्रिकेट बोर्ड के सामने, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आपको बाकी क्या लगता श्रीलंका है बांग्लादेश नसीम साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह जो एकदम से सडन चेंज आई है और अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट लाइकली ज़का अशरफ साहब टेक ओवर करेंगे, तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या 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 नतीजा इसका होगा? फ़ायदेमंद या ऑब्वियसली नहीं फ़ायदेमंद? अगर नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ ये जाएगा? और स्पेशली वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह अभी भी ऑनगोइंग कुछ डिसीजंस थे वर्ल्ड कप के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ साहब उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, 3 दिन पहले आपको नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि एशिया कप के लिए तो हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला हमारी हुकूमत करेगी। हमने किन शहरों में जाके खेलना है, हमने खेलना है या नहीं खेलना, ये हमारी हुकूमत ने फैसला करना है। और उसके बाद मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इंडिया की टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है, अगर हमारी हुकूमत परमिशन देती है तो उसी सूरत में हम खेलने के लिए जाएंगे, और वेन्यूज का तयन भी उसी सूरत में ही होगा कि हमने कहाँ पे मैचेस खेलने। जी देखिए, इसमें ना अभी तक वर्ल्ड कप पे तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करके चले गए। मेरे अपनी जाती राय में ज़का अशरफ साहब को शायद जो माइलस्टोन रखे नजम सेठी साहब ने, उनको इंटरनेशनली जो माइलस्टोन है उनको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे नहीं पता वो डोमेस्टिक में क्या फैसले करते हैं, क्या तब्दीलियां करते हैं क्रिकेटिंग मामलात में, लेकिन इंटरनेशनली देखिए जिस तरीके से अभी इरफान भाई ने भी बात की, ये भी बड़े अब हमारे सीजनल एंकर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी बात ये कही कि हाइब्रिड मॉडल का मानना इतना आसान काम नहीं था। हमारे जितने पड़ोसी मुल्क में मीडिया के दोस्त थे, वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वो हर वक्त जब भी मेरे साथ शो में भी होते थे या वैसे बात करते थे तो यही बात कहते थे, नसीम भाई जे शाह नहीं मानेगा, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल माना गया। ये बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। की बहुत बड़ी जीत थी बिल्कुल, ऐसे वक्त में कि नेक्स्ट ईयर में जब बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उनकी तो हुकूमत का मामलात ही ये होते थे कि पाकिस्तान को किस तरीके से नीचे दिखाना है। उनकी हुकूमत तो आज तक रही इस सिलसिले में, उनका जी कोई ताउन नहीं हो सका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जो माजी में चाहे मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी साहब हो, इनके दौर में बड़ी डिफरेंट किस्म की दोनों ममालिक के दरमियान ठीक है इख्तलाफात थे, लेकिन पॉलिटिक्स का लेवल मुख्तलिफ था। मोदी अच्छा साहब के आने के बाद बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया था। नसीम ऐसे भाई में एक और अपडेट जी हाइब्रिड मॉडल जी जी प्लीज कंटिन्यू करिए। जी, हाइब्रिड मॉडल को ऐसे में मनवा लेना इरफान भाई, ये मेरे ख्याल में अब आखिरी लम्हात में तो आप और हम भी शायद उन लोगों में हाँ शामिल थे कि समझ में नहीं आ रहा था हाइब्रिड मॉडल माना एक्सेप्ट जाएगा या होगा नहीं कि माना नहीं। जाएगा। तो ये एक सेठी साहब की बड़ी जीत थी। मेरी अपनी जाती राय में ज़का अशरफ साहब को इस हाइब्रिड मॉडल को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा प्राइड दिखाई दे रहा है। जी प्राइड किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा नेपाल और अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा, या पाकिस्तान और नेपाल का मैच में चले, लोगों की फिर भी दिलचस्पी होगी कि हमारी टीम खेल रही है। बिल्कुल। बाकी टीमों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हमें कोई फाइनेंशियली फायदा हो रहा है। हमें एक चीज है, हमारी प्राइड। राइट। शायद इस प्राइड को कंटिन्यू करना चाहिए, और जिस तरह हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में रखवाया है, हमारी कोशिश चाहिए वर्ल्ड कप में भी यही हाइब्रिड मॉडल हो। अच्छा डेफिनेटली। नसीम भाई, इसमें आप हमें लगा कि जैसे बात की हमने हाइब्रिड की, एक्सेप्ट हो गया, सेठी साहब की हमें बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, और यही लग रहा था कि शायद ये कंटिन्यू भी करेंगे। बट जैसे ही हमने देखा कि जो सहाफ़ी हजरात थे, हमारे जो सहाफ़ी भाई थे, उनकी तरफ से काफ़ी क्वेश्चन सख्त किए गए उनके साथ, और उनसे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे वो थोड़े नाराज़ भी हुए, नाराज़ भी हुए। तो आपको लगता है कि ये भी एक रीज़न बनी कि आप मीडिया के अंदर उस तरह फेमस नहीं है? एक क्रिटिसिज्म उन पे ये भी आया कि आप भारतीय मीडिया से तो बात करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को अवॉइड करते हैं, और ये आपके कोई इतनी बड़ा आपने तीर नहीं मारा। जैसे मैं और आप तो चले सेकंड कर रहे हैं इस बात को कि ये बहुत बड़ी जीत है हाइब्रिड मॉडल का एक्सेप्ट होना। क्या लगता है, ये उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनको डेंट करके गई है? देखिए इरफान भाई, मुझे आज तक जो हिस्ट्री गुजर गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब भी कोई चेयरमैन या कोई बड़ी शख्सियत सामने आई है तो सवालात तो टेढ़े ही होते हैं। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सवालात नहीं होते, और वो लाजमी तौर पे, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है कि सारे सीधे सीधे सवालात, हम गुडी गुडी करने तो आते नहीं है वहां पे ना प्रेस सही है। कॉन्फ्रेंस में, सवालात का तो जवाब आपको देना पड़ेगा।
बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं जो बहुत सीधे-सीधे सवालात करते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं जो टेढ़े सवालात भी करते हैं, तो हर तरह मेरा ख्याल है कुछ वॉइस का मसला है, तब तक हम जैसे हमने बात अक्सर कर रहे थे, एक वीक से कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि ये एक ऐसी डिबेट बनती चली जा रही थी, कैसा इशू था, और उन्होंने खुद भी अपनी ट्वीट के अंदर लिखा कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता, और उन्होंने फिर बताया कि जी मैं इसको खुद ही अपने आप को विड्रॉ करता हूँ, इसमें एलिजिबल ही नहीं हूँ, कैंडिडेट ही नहीं हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये, अब जैसे आपने भी, अभी हमने नसीम राजपूत साहब से पूछा कि इतने छोटे स्पैन के लिए, अब 2-3 मंथ के लिए अगर कोई आएगा वो क्या करेगा, हम तो इवन ये भी रो रहे हैं कि आप जिसको साल 1.5 साल का भी टेन्योर देते हो, ये भी कम है, एटलीस्ट आपको एक पूरा टेन्योर 5 ईयर्स का देना चाहिए प्लान। इससे पहले हमने देखा कि अगर जो पिछली रजीम थी उन्होंने भी 3 साल पूरा किया, फिर 1.25 साल अप्रॉक्सीमेटली रमीज राजा साहब ने अपना, एहसान मानी साहब का टेन्योर 3 साल और कुछ मंथ का था, 1.25 साल का रमीज राजा साहब का था, और ये तो हार्डली 6-7 मंथ का था। बिल्कुल, तो देखिए उससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एकदम से इंस्टेबिलिटी का वो आ जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, एक ही चेयरमैन आए, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उसके मुताबिक चलें। तो इसी तरह देखिए नजम सेठी साहब आए, उनका टेन्योर बहुत छोटा था इस बार, लेकिन उन्होंने, मेरे हाल से मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन मंथ्स में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें में बदलावा लाया जो पॉजिटिव तरीके में। और अब एकदम से हमें पता चल गया कि उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिए, उन्होंने कहा, क्योंकि जैसे आपने कहा बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहते, क्योंकि देखिए उसके साथ भी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आती, तो मुझे लगता है उनकी तरफ से उन्होंने एक बहुत अच्छा और बड़ा डिसीजन लिया है। कुछ लोग इसके दो तरफ देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कि शायद वो अपने नर्व्स लूज कर गए, कुछ कहते हैं कि उन्होंने शायद मुझे लगता है उन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये तो सबके बारे में सोचा, मुझे लगता है उन्होंने बिगर पिक्चर के बारे में सोचे किया, खुद सेल्फिश होकर। चलिए हमें दोबारा नसीम भाई ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई, आपको क्या लगता है कि उन्होंने, मेरे मुताबिक आज की अपडेट ये है कि उन्होंने बात की है कि अगर नून लीग की दोबारा गवर्नमेंट आती है तो फिर वो लंबे टेन्योर के लिए आएंगे, इसलिए अभी छोटे स्पैन के लिए सेक्रीफाइस किया है, ऐसी कोई न्यूज़ है आपके पास? यार ये ओहदा कोई छोटा नहीं है भाई। एक बात मैं आपको बताऊं ना कि बिगर पिक्चर ये उन्होंने नोचता है दीवार पढ़ लिया। देखें, असल बात ये कि उन्हें पता चल गया कि होने क्या जा रहा है, ये उनकी चुड़िया को आप क्या समझ रहे हैं। सही है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी बात की इरफान भाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दबे लफ्जों में नजम सेठी साहब बहुत सारी बातें कह गए थे। उन्होंने ये कहा कि इस इनस्टेबल गवर्नमेंट के दौर में पता नहीं क्या रिजल्ट सामने आता है, तो अगर वो इस गवर्नमेंट को इनस्टेबल गवर्नमेंट कह रहे हैं तो वो बहुत सारा पैगाम दे गए थे कि आने वाला वक्त क्या दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल में कि उन्हें अंदाजा हो गया था। देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त भी, जिस वक्त हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कजाफी स्टेडियम लाहौर में एक इजलास चल रहा है। उस इजलास में नजम सेठी साहब ही सरबराह है, उसमें उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके जो खास की मेंबरान है 4 या 5, जिसमें शेख साहब हैं, हारून रशीद हैं, वो भी बैठे हैं। और अभी भी जो है वो डिस्कशन शायद मामलात को समेटने वाली हो रही है। देखिए, जब आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी नजम सेठी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वजीर आजम पाकिस्तान से, तो उसमें एक बात सामने आई थी कि वजीर आजम साहब ने उन्हें कहा है कि मेरी तरफ से तो आप हैं, लेकिन जरदारी साहब से आप बात करें। इस तरह की इतलात सामने आई थी कि जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब इस मैटर को खासा सीरियस ले गए थे। आप जो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कोई चीज हमारी अना का मसला बन जाती है, और उन्होंने तो मिलने की कोशिश भी की, उन्होंने शायद वो नहीं मिले और दुबई निकल गए। हाँ, वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं थे इस पे, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब के पास भी जाना पड़ा, क्योंकि ये तकर्रुर नवाज शरीफ साहब का था, शहबाज शरीफ साहब का नहीं था। तो बड़े मियाँ साहब से भी उन्होंने जाके राय ली इस मामले पर कि आप, ये ऊंट किस करवट बैठता है, हमारा बंदा जो है वो शायद अब हमें बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज थी उसमें उनको कुछ भी नहीं कर सकते थे शायद। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, वो फिर खेलों से हट जाएंगे हम। जो तारिक मलिक साहब की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो नादरा के चेयरमैन थे, जिनको तब्दील किया गया क्योंकि वो वजारत दाखिला के अंडर में आते थे, और वो वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के पास है, और आईपीसी मिनिस्ट्री मजारी साहब के पास है जो पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये फार्मूला बहुत ही क्लियर हो गया था। नसीम भाई, अभी एक छोटा सा अभी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके के हवाले से और जो दौरा श्रीलंका के हवाले से स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट हुई है, उस पर भी बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जी नसीम भाई, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे कि अभी भी लाहौर में मीटिंग चल रही है, इस हवाले से कुछ और आप कहना चाहें अगर? देखिए, मीटिंग में जाहिर है, जो समेटने वाली सूरत होती है वो चल रही होगी कि अब मामलात को समेटना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी नजम सेठी साहब ने कल मना कर दिया, शायद मैं इसको 5% का चांस देता हूं क्योंकि अब चांस रहा नहीं है, लेकिन माइट बी पॉसिबल के गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान का तकर्रुर किसका होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है। अगर गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान का तकर्रुर शहबाज शरीफ साहब, ज़का अशरफ और नजम सेठी कर देते तो फिर तो गवर्निंग बोर्ड के अरकान के लिए खासा दुश्वार हो जाएगा वोट देना, क्योंकि ये वो गवर्निंग बोर्ड है कि जो नजम सेठी साहब के दौर में तश्कील पाया है, जी तमाम इलेक्शन के दौर में हुए। और दूसरी जानिब प्रेशर होगा ज़का अशरफ साहब का कि जो मुमकिन चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं, चांसेस मैंने आपको कहा ना 5% भी नहीं है। इसकी वजह ये कि मुझे ये भी पता चला है कि बहुत से वो रीजन के सुदूर के जिनका तकर्रुर इसी दौर में हुआ है, उन्होंने राब्ता करना शुरू कर दिया है अब ज़का अशरफ साहब के ग्रुप से। अच्छा, और अब वो इस ग्रुप से उस तो ग्रुप के अंदर दूसरा नाम जो वो मुस्तफा रमदे साहब का आ रहा है, उस हवाले से पर- कैसे देखते हैं? उनका कोई चांस है या वो जस्ट मेरे एक नेम ही बस नेम वैसे पे ही तौर उन्होंने पे आ रहा है? डाल दिया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब शायद नजम सेठी साहब है, अब ज़का अशरफ साहब ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो आपको लगता है कि ज़का अशरफ साहब जब आएंगे तो वो क्या, आपको पहले देखिए उनका पहले भी टेन्योर रह चुका है, हमने देखा है बहुत साल पहले, लेकिन आपको लगता है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट को सही तरह समझ पाएंगे, उसको टैकल कर पाएंगे आकर? सुलझे हुए आदमी है, डिसेंट शख्सियत है। अगर हम देखते हैं ज़का अशरफ साहब बहुत पोलाइट हैं, बहुत तरीके के साथ बात करते हैं। उनकी टीम क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछली दफा मुझे याद है कि, और दूसरी चीज डिसीजन मेकिंग, शायद वो पिछली दफा के टेन्योर से बहुत कुछ लर्न करके जाएंगे, लर्न करके आए होंगे यहाँ पे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनिशिएटिव का आगाज ज़का अशरफ ने किया था, ठीक है। सलमान सरवर पर उन्हीं के साथ। बिल्कुल, उस वक्त तकरीबन 70-80% काम मुकम्मल हो गया था पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन फिर उन्होंने उसे वाइंड अप कर दिया था। वो उन्हें इतना फ्रूटफुल दिखाई नहीं दिया था। उनका इरादा ये था कि वो नेक्स्ट ईयर ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर हुकूमत चेंज हो गई थी और नजम सेठी साहब थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया था और वो पाकिस्तान सुपर लीग करने में कामयाब हो गए थे। तो जो फैसले वो करें और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास लिमिटेड वक्त होगा। जैसे अभी नजम सेठी साहब के पास एक लिमिटेड वक्त था अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें रीजन्स के इंतखाबात थे, डिपार्टमेंट से बात करनी थी, तमाम के तमाम मामलात इलेक्शन कराने थे, गवर्निंग बोर्ड का तकर्रुर था जी। तो इस लिमिटेड टाइम में उन्होंने उसे मुकम्मल करके दिखाया। अब चाहे उसमें कुछ खामियां रह गई होंगी, बिल्कुल रह गई होंगी, रह जाती है इतने छोटे वक्त में, लेकिन बहुत से लोग नसीब भाई कहते भी हैं कि वो डिपार्टमेंट का रिवाइवल नहीं कर पाए, रेस्टोरेशन जो थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी नहीं हो पाई, और यही फैक्टर थे जो जिस काम के लिए मेनली उनको भेजा गया था वो नहीं कर पाए, और इसी वजह से शायद उनको जाना पड़ा। यार ऐसा नहीं है इरफान भाई, उनके जाने की वजह सिर्फ, मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, और दूसरी कोई वजह नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको पता है कि बंदे का जब तकर्रुर हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, इतने लाइमलाइट में रहने वाला ओहदा है ये। हाँ देखिए, बहुत ओहदा था चेयरमैन नादरा का, वो तब्दील हो गए, एक दिन खबर चली खत्म हो गई। नजम सेठी की खबर रोजाना हेडलाइंस में चल रही है, ज़का अशरफ की खबर रोजाना हेडलाइन में चल रही है। नसीम भाई कहते हैं ना, ये तीसरा बड़ा ओहदा है, पीएम और सीएम के बाद ये तीसरा बड़ा ओहदा है, हर बंदा इसको एंजॉय करना चाहता है। अच्छा, आपके होने का फायदा उठाते हैं, जरा कुछ हम आपसे राय ले लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस जो श्रीलंका स्क्वाड है उसके हवाले से। और आज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, पहला मैच जो गॉल में वो 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा और फिर 24 से 28 तक कोलंबो में खेला जाएगा। स्क्वाड के हवाले से ज़रा हम अगर डिस्कशन करें, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम भी नज़र आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। मैं ज़रा स्टार्ट सबसे बड़े प्रॉब्लम से करना चाहता हूँ, जो स्पिन डिपार्टमेंट है। श्रीलंका की पिचेस रिनाउंड हैं, ये स्पिनर को मदद देती हैं, इसमें बाइट भी मिलता है, ग्रिप भी ज़्यादा करता है, स्पिन भी करता है। आप ये देखें कि यासर शाह जिसने आपको 7-8 साल विक्ट्री दिलवाई, लास्ट ईयर भी हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको ऐड नहीं किया गया। एक तो हमने पूरे स्क्वाड के अंदर लेग ब्रेक बॉलर कोई नहीं रखा, चले उसको नहीं रखना था, आपके पास सेकंड ऑप्शन उसामा मीर की थी, वो नहीं आया। जाहिद महमूद पहले टीम का आपका बिट्स एंड पीसेस में पार्ट रहते थे, वो नहीं आए। फिर आपने 2 साल इन्वेस्ट किया
साजिद खान के ऊपर। ऑफ स्पिनर आपने कहा जी ये हमारे सर्किट का सबसे बेहतरीन बॉलर है, फिर हमने देखा कि उसको कहा गया इसका बॉलिंग एक्शन में फ्लॉ है, उसको बाहर कर दिया गया। अब आपके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है पूरी लॉट के अंदर। सलमान अली हम सब जानते हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर है, स्पिनर नहीं है जिसे हम कहना चाहिए मेन। तो ये स्पिन के हवाले से टीम सिलेक्शन को कैसे और देखते बल्कि हैं? श्रीलंका के पास हमें पता है काफी हाँ। डेंजरस स्पिनर्स हैं जो उनकी पिच पे, उनको ऑब्वियसली जो जी। श्रीलंका की पिच है वो उस पर बहुत इफेक्टिव होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए काफी बुरी चीज साबित की जाएगी? महक और इरफान, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्पिन से ज्यादा मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं शाहीन शाह अफरीदी के सिलेक्शन को करार देता हूँ। मैं इसलिए करार देता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा ट्रम्प कार्ड है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो है कि जिसमें इंडिया हमसे खेलता ही नहीं है, बाकी इवेंट्स में इंडिया हमारे साथ खेलता है। तो मेरी अपनी जाती राय में जिस तरह की इंजरी से वो आए थे, अभी ठंडे मौसम में वो बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है 3 तारीख को वो कराची में लगने वाले कैंप का हिस्सा होंगे, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में वो जितनी बड़ी इंजरी के बाद आए थे वो बैटिंग अब जितनी शानदार कर रहे हैं, उनकी जरूरत हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में ज्यादा होगी जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। नसीम भाई, अल्लाह ना बोर्ड ने उनको अलाउ किया था कि आप ना खेले, रेस्ट करें। लेकिन उन्होंने खुद वो कह रहे थे कि मैं खुद आना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछले साल इसी वक्त में उनकी इंजरी हुई थी, श्रीलंका के अगेंस्ट जो टेस्ट था, तो वो कहते कि मैं उस फॉर्मेट से इतनी देर के लिए बाहर आ चुका हूँ तो मैं खुद वापस आना चाहता हूँ। वो खुद अपनी मर्जी से वापस आए हैं। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से वापस आए, लेकिन मेन चीज ये होती है कि अगर कोई आपके बच्चे होते हैं 2-3 तो उनके लिए ज्यादा बेहतर फैसला आप करते हैं जी। कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज बेहतर होगी। तो शाहीन शाह अफरीदी तो अपनी विल का इजहार कर रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, और वो वाकई में फिट महसूस कर रहे होंगे, आना चाहते हैं। लेकिन थिंक टैंक क्या सोचता है कि अगर फॉरेन एशिया कप और वर्ल्ड कप नहीं होता, 1-1 महीने के बाद आपके ये 2 बड़े इवेंट हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें भेजते, उनकी विल का भी एहतराम करते, उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करते, उनको जरूर भेजते। लेकिन आपके सर पे 2 बड़े इवेंट खड़े हुए, और उन बड़े इवेंट के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ल्ड का टॉप बॉलर, अब टॉप प्लेयर्स बनता जा रहा है वो, उसकी जरूरत बहुत होगी, उसका अपना एक धाग होगी उसकी उन इवेंट के अंदर। तो यहाँ पे इतनी देखें श्रीलंका की कंडीशंस का, अगर इरफान भाई आप गए, मैं कई मर्तबा गया, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। आपको याद होगा एक टीम के साथ वसीम अकरम, वकार यूनुस और मोहम्मद जाहिद तीनों गए थे, इतनी शदीद गर्मी थी कि वसीम अकरम और वकार यूनुस ने कहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और वो चले गए थे वहां से, और जाहिद ने जान मार दी थी। और उसके बाद जाहिद का कैरियर खत्म हो गया था, जो दुनिया का तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर के बाद हमें मिला था, उसका कैरियर ही खत्म हो गया था। अब वो उसके बाद कमबैक ही नहीं कर सके थे, क्योंकि इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, तो लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर आपके पास मीर हमजा, आपके पास और बॉलर्स मौजूद थे, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग करके आए थे, आप हसन अली को ले आए थे। देखिए 2 से ज्यादा फास्ट बॉलर तो खेलेंगे नहीं जी, ऐसे ही। और फिर आप अब चेक करते हो उन ऑलराउंडर्स को, जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स लाइक फहीम अशरफ, लाइक वसीम। अच्छा, मैं ऑलराउंडर से जाने से पहले जरा स्पिन का भी बता दीजिएगा प्लीज, कि स्पिनर हमने देखा कि जो सिर्फ आपके पास हैं वो नुमान अली को ऐड किया गया, नवाज को दोबारा किया गया। तो अब ये 2 आपके लेफ्ट हैंडेड, आपके अगर उनके बैटर देखें तो 5 उनके एटलीस्ट खेलते हैं टीम के अंदर लेफ्ट हैंडेड, और जो अगर ऑफ स्पिनर आप देखेंगे लेफ्ट हैंडेड, वो बड़ा कन्वीनियंट होता है उसके लिए खेलना। तो कैसे देखते हैं इस सिलेक्शन को? पीसीबी ने जो कैंप भी अभी रखा था वो स्पिनर्स के लिए ही रखा था कि स्पिन बॉलर्स को वो सिलेक्ट करें, लेके जाए अपने साथ। कैंप तो खैर एक सेपरेट चीज है, वो सिलेक्शन क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, सिलेक्शन फिर उस चीज की क्यों नहीं की? महक, ये मामला नहीं है। देखिए अबरार है ना आपके पास, और अबरार को आपने जिस तरह जाया किया हुआ है पिछले कई अर्से, किसी मुल्क को मिस्ट्री स्पिनर मिल जाए, मिस्ट्री स्पिनर जिसकी बॉल एक अंदाज से दोनों जानिब जाती हो, आप उसको नहीं बना रहे हो। आप जिस तरह उन्होंने परफॉर्म भी किया था इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज, जो उनको पहला मौका मिला था इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेलने में, फिर उससे पहले डोमेस्टिक में ही हमने उनका टैलेंट और पोटेंशियल देख लिया था। तो आपको क्यों लगता है कि वो उसको जाया कर रहे हैं इस तरह? बहुत जाया कर रहे हैं। देखिए अबरार की सूरत में किसी दुनिया को मिल जाता है, उसको स्पिनर बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ को बनाना पड़ता है, उन पे काम किया जाता है, उन पे मेहनत की जाती है। जब कोई एक पोटेंशियल सामने आ जाता है, और ये पोटेंशियल आपको बड़े अरसे के बाद मिला था, नोमान की क्रिकेट खत्म हो रही है, वो बिल्कुल एंड पर है। आपके माजी में खासा हुआ करता था,
आपकी स्पिन अटैक जो हुआ करता था, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, एक जी। लाइन है जो जी टेस्ट क्रिकेट में आपको आउट करके दिया करते थे। ऐसा कोई बॉलर दिखाई नहीं दे और अब रहा। अबरार अहमद आपने हमारे अबरार सामने नहीं इस तरह है। बनाया, बिल्कुल। आपको अबरार को बनाना चाहिए था, और अबरार आपका ट्रम्प कार्ड इस सीरीज में भी होगा। बिल्कुल। आप उसको कॉन्फिडेंस देके मैदान में उतारे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अबरार को वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो या श्रीलंका में एशिया कप हो, वो कंडीशन बड़ी ट्रिकी है। देखिए, माजी में सईद अजमल के साथ शाहिद आफरीदी की सूरत में एक ऐसा स्पिनर हुआ करता था जो बैटिंग के साथ पूरे 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट करते थे। तो अभी शादाब अगर शाहिद खान आफरीदी की अच्छा जगह सर, ले रहे हैं तो आपके नसीम भाई पास मुझे सईद अजमल नहीं है। लास्ट मिनट है, मुझे ज़रा एक आपकी राय जाननी है। हमें सब मालूम है कि सरफराज खेलेंगे टेस्ट मैचेस। सरफराज के होते हुए रिजवान को एक सेलेक्ट करना और उसको लेके जाना, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, अगर हमने देखा कि अबू हुरैरा ने परफॉर्म किया, उसको ऐड कर दिया गया, उमैर बिन यूसुफ ने बड़े रन्स किए थे, उसको ऐड ना करना, ये दो सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उमैर बिन यूसुफ और हुरैरा से पहले कामरान गुलाम को जी जी, आपने उसकी कितना बात भी चांस बिल्कुल दिया था जी। कि पिछली दफा टीम में रखा था, तो आप क्या और खिलाए लोगों को बगैर ड्राइव बगैर कर दिया उसको। आप पहले हक तो कामरान गुलाम का जी। बनता था, बाद में हुरैरा का और उमैर बिन यूसुफ का बनता है। आपने क्यों कामरान गुलाम को बाहर किया? और आपने दूसरी बात अभी कही थी अबाउट रिजवान एंड सरफराज। देखिए, सरफराज ही खेलेंगे, मेन तो फर्स्ट चॉइस तो वही होंगे, टेस्ट लेकिन मुझे क्रिकेट। ऐसा लग रहा है दोस्ती यारियां यहाँ चलेंगी। और रिजवान चूंकि कप्तान के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो शायद जी। पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद 2 विकेट कीपर के साथ भी मैदान में उतरेगा। क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखेंगे, आपने मिडिल ऑर्डर रखी क्या है? इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हुरैरा का मौका मिलेगा नहीं, सलमान अली आगा खेलेंगे, बाबर आजम खेलेंगे आपके आपके मिडिल। और बाकी अगर अब्दुल्ला शफीक ओपनर आ जाते हैं, इमामुल हक बिल्कुल ओपनर ठीक आ है। जाते साउथ हैं, टीम का शान क्या आपको क्या नसीम लगता भाई, है अभी साउथ की टीम प्रोग्राम का? का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह हम दोबारा आपको ज़हमत देंगे और इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कल आपसे दोबारा सेम टाइम पे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।